नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारत का संसद। कल हम लोगों ने संसद के पहले भाग को देख लिया था, जिसमें हमने चर्चा किया था कि संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक दोस्तों, और हमने ये भी चर्चा किया था जो राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। लेकिन कुछ उसके प्रमुख कार्य भी होते हैं जो संसद सदनों के, जैसे कि बिल को पास करना, ठीक है, बिल पर अपना सहमति देना और भी संयुक्त बैठक बुलाना। ठीक है, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा संपन्न किए जाते हैं संसद के संदर्भों में। दूसरा दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा किया था कि लोकसभा क्या होती है, लोकसभा की संरचना क्या है, ठीक कितने सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। हमने कहा था अधिकतम संख्या 552 होती है, जो कि 2020 में हमने देखा कि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अधिकतम संख्या 550 हम देख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्य संख्या है हमारे पास। फिर साथ ही हम लोग राज्यसभा को भी देखने का प्रयास किया था, जिसमें हमने कहा था अधिकतम 250 सदस्य संख्या होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 245 है। ठीक दोस्तों, इसको भी हम लोगों ने चर्चा करने का प्रयास किया था और देखा था। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, फिर मैंने कहा था संसद का सचिवालय होगा, जिसका दोनों सदनों का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, मुखिया कौन होगा, महासचिव होगा। उनकी नियुक्ति सदन के अधिकारियों के द्वारा ही तय किया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ पहलू जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा करने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संसद के भाग 2 में। हो सकता है इसकी सीरीज थोड़ी सी लंबी हो सकती है। संसद, जो कि संसद एक बड़ा टॉपिक है, जो संपूर्ण संविधान को कवर करने का प्रयास करता है, अर्थात संविधान की जितनी भी मूलभूत विधियां, अर्थात भारत के संदर्भ में देखा जाए जो भी विधि या कानून बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं संसद के द्वारा ही संपन्न होता है, और संसद के इर्द गिर्द ही सारे कानून घूमते रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमें कह सकते हैं कि संसद एक बड़ा हिस्सा होता है हमारे जीवन का, और संसद को अगर हमने समझ लिया तो हम राष्ट्रपति को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, प्रधानमंत्री को समझना आसान हो जाएगा, मुख्यमंत्री को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं भी जो विधानमंडल होता है कहीं न कहीं संसद की परंपरा पे ही कार्य करता है। अर्थात संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि होती है कहीं न कहीं उन्हीं के नियमों को, क्योंकि संसद क्या है, सर्वोच्च संस्था होती है, और संसद जो है सर्वोच्च है, और उस संसद की सर्वोच्चता भी हमने देखा है, सुप्रीमेस्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता भी हमने देखा है। तो ये सब सारी जो बातें हो तो कहीं न कहीं संसद में ही निहित होता है। तो अगर अगर हम इन सारे पहलुओं को हम ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो संसद के साथ-साथ हम वे सारे पहलुओं पे भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जैसे महान्यायवादी होता है, कहीं न कहीं वो संसद की कार्यवाही में भाग, समितियाँ जो हम पढ़ेंगे, समितियाँ में भी सारे संसद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है? लोकसभा का अध्यक्ष आज हम पढ़ेंगे। पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, ठीक है? उनके कार्य क्या होते हैं, उनके क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा-सा क्रम लंबा होगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, बाकी चीज़ें बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम दोस्तों चर्चा करते हैं संसद के भाग 2 को। ठीक, कल हम लोग भाग 1 को देख लिया था। दोस्तों, अगर हम भाग 2 में चर्चा करें तो आपको सबसे पहली बात अब हमको जानना होगा कि जो संसद होते हैं उनकी सदस्यता के को लेकर, मतलब जो संसद के सदस्य बनते हैं, जैसे जैसे आपको पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं सांसद। जो संसद के सदस्य होते हैं, जो कि सांसद के रूप में चुने जाते हैं, वे सदस्य उस सदस्य को, मतलब कि सांसद बनने के लिए या संसद का सदस्य बनने के लिए उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, और आपने सुना होगा दल बदल निरोध कानून भी आपने सुना होगा, अनुसूची 10 की मैंने आपसे चर्चा किया था। आज हम उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही हम दोस्तों देखना है कि जब स्थान रिक्त हो जाता है संसद के सदस्यों की, तो उस स्थान को मतलब रिक्त स्थान होने पर क्या किया जाता है, कैसे भरा जाता है, और वो स्थान रिक्त होता कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शपथ और प्रतिज्ञान, मतलब शपथ किसके समक्ष लेते हैं संसद सदस्य, उस पर हम चर्चा करेंगे। उनके वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही हम चर्चा करें दोस्तों कि संसद के पीठाधिकारी की, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, उपाध्यक्ष का काम क्या होता है, फिर कार्यकारी उपाध्यक्ष क्या होते हैं जिसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। साथ ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे राज्यसभा का सभापति क्या होता है, उपसभापति क्या होते हैं, और उनके भी प्रोटेम स्पीकर कैसे कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे क्रम होंगे। फिर साथ ही हम चर्चा करेंगे धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक के लिए कौन सा कानून, कैसे बिल पारित होता है, या फिर वित्त विधेयक संबंधी या साधारण विधेयक क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, इन सब पे हम चर्चा दोस्तों क्रम से करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है संसद, और संसद की सदस्यता के लिए जो योग्यताएं होती हैं वे कौन कौन से होती हैं, आइए हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो योग्यता होना चाहिए, पहली बात, अगर आप संसद का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप विचार कर सकते हैं कि हमें भारत के संसद में अपनी सदस्यता को, मतलब कि अब चुनाव के माध्यम से, जैसे लोकसभा में है तो चुनाव मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप पाएंगे, और राज्यसभा में तो आप अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमने आपसे कल चर्चा भी किया था। ठीक दोस्तों, तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आप 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे तो आप राज्यसभा के लिए आपको नामित या तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो मैंने आपसे बताया सामाजिक कार्यों में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य कला के क्षेत्र, अगर आपको विशेष जानकारी है तो आप जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। साथ ही मैंने आपसे चर्चा किया था, आप
अप्रत्यक्ष रूप में भी आप मतलब कि आप राज्य के या केंद्र प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में भी आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा के लिए जो हमारी उम्र सीमा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु आप पूरा कर चुके हो। लेकिन दोस्तों अगर आपसे चर्चा करता है कि अगर मान लीजिए हमको लोकसभा का सदस्य बनना होगा तो लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो ग्राम सभा का चुनाव होता है वहाँ पे जो न्यूनतम आयु दोस्तों वो 21 वर्ष है। अधिकतम आयु कोई सीमा तय भारत में आपको पता है जितने भी पद आप देखते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो आपके हम सिंपल अगर देखा जाए तो आपके क्या कहते हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हों, ठीक है, चाहे राज्यपाल हों, और साथ ही हमने यहाँ भी देखा जो संसद के सदस्य होते हैं, सांसद, चाहे आप उनको एमपी कहें, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहें, ठीक है ना। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिसको हम विधायक बोलते हैं, विधायक किसलिए होते हैं? जो विधानसभा, और सांसद चूंकि संसद, संसद से सांसद, विधान मंडल से विधायक, विधानसभा से। तो जो विधायक है, सांसद, इनके भी आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई, कितने उम्र की सीमा तक वो चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन न्यूनतम आयु की सीमा तय की गई है। न्यूनतम आयु आपको बताओगे जब ग्राम सभा का जो चुनाव होता है जिसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ अगर आप 21 वर्ष की आयु पूरा अगर आपकी उम्र 21 वर्ष की पूरी हो गई है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव भागीदारी बन सकते हैं। और 18 वर्ष की आयु के जितने भी भारत में नागरिक हैं, अगर उनको दिवाली मतलब अगर उनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, तो उन्हें भी 18 वर्ष की आयु तक वो सर्वमताधिकार मतलब सभी चुनाव में वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। साझा हमने दोस्तों आपसे चर्चा के विषय अब ये भी आपसे मन बनता है कि अगर ग्राम सभा का चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगर हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो 25 वर्ष, राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो 30 वर्ष। ठीक दोस्तों, तो एक सांसद के रूप में आपका जो उम्र होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के रूप में वो होनी चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा में होनी चाहिए 25 वर्ष। ये दो बातें आपको याद है, कभी कभी न कभी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप संसद के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करना होगा। जैसे कोई सरकारी पद हो गया या कोई अधिकारी का पद हो गया और भी अन्य पद जो होते हैं, ठीक है, अर्थात आप लाभ के पद पर नहीं होंगे। अगर आप लाभ के पद पर होंगे तो आपको संसद के सदस्य वंचित कर दिया जाएगा चुनाव जीतने के बाद भी। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट आपकी बात है, पागल और दिवालिया घोषित ना किया। अगर आप मतलब कि अगर आप पागल या दिवालिया अगर घोषित किए गए हैं, मान लीजिए आप किस प्रकार से पागल हैं, ठीक है, आप मतलब कि माइंड आपका सही नहीं चल रहा है, आप दिवालिया मतलब बैंकक्रप्ट हैं आप, ठीक है, एकदम क्या है, खाली है पर, ठीक है, तो ऐसे दिन भी क्या होता है दोस्तों कि आपको संसद का सदस्य नहीं घोषित किया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक और आपको जानना है जो बहुत ही दिलचस्पी रहती है कि अयोग्यता जो संबंधी प्रश्न होता है, मतलब कि जो अयोग्यता संबंधी प्रश्न होता है वह राष्ट्रपति का, उस पर राष्ट्रपति का फैसला जो होता है वो अंतिम होता है। मतलब किसको अयोग्य घोषित करना है उस पर फैसला कौन करता है? उस पे फैसला करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का अंतिम फैसला होता है किसी को भी अयोग्य संबंधी मतलब किसी भी अयोग्य संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको ये बात और पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर ही उसके तहत कार्य करना पड़ता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे अयोग्य घोषित कर देगा। अगर राष्ट्रपति किसी भी मतलब कि संसद के किसी भी सदस्य को अगर वो अयोग्य घोषित करना चाहता है तो उसके लिए उसको निर्वाचन आयोग से या इलेक्शन कमीशन से क्या होना दोस्तों? परामर्श लेना होगा, उसी उसके अनुसार ही क्या करना होगा? उनको निर्णय लेना होगा कि कौन व्यक्ति अयोग्य है, ठीक है? दोस्तों एक बात और आपको जानना होगा दोस्तों कि हमारे यहाँ जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, बहुत सारी प्रक्रिया मतलब बहुत सारे प्रावधान इसके अंतर्निहित हैं, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा-सा चूँकि संसद के संदर्भों में ही बनाया गया है, संसद के सदस्यों को के लिए ही बनाया गया है, तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, वह कहता है कि संसद की योग्यता एवं अयोग्यता संबंधी प्रावधान किया गया है। मतलब कि संसद के कौन से सदस्य योग्य हैं या कौन से अयोग्य हैं, इसके लिए जो प्रावधान दिया गया दोस्तों वो दिया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अर्थात 1951 का जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वह बात कहता है कि संसद की योग्यता एवं अयोग्यता संबंधी जो प्रावधान है वो इसी के अंतर्गत किए गए हैं। दोस्तों अब ये थी कुछ बातें हमारी योग्यता को लेकर कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर राज्यसभा से जा रहे हैं तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा जा रहे हैं तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, साथ ही साथ लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित ना किए गए हों, और अगर अयोग्यता संबंधी कोई प्रश्न पर विचार करना है राष्ट्रपति को तो वह किससे परामर्श लेगा? निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं। साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है कि संसद की योग्यता एवं अयोग्यता संबंधी जो भी प्रावधान किए जाएँगे वो 1951 के तहत ही देखे जाएँगे। दोस्तों ये थी कुछ हमारी योग्यता संबंधित मतलब चर्चाएँ जो हमने संसद की सदस्यता के संदर्भ में देखा। दोस्तों हमको देखना है कि दल-बदल के आधार पे किसे मतलब कि दल-बदल के आधार पे उनकी अयोग्यता क्या होती है? मतलब जैसे अगर हमको किसी भी सदस्य को लेकर देखा जाए, तो दल-बदल के आधार पे उनकी योग्यताएँ क्या होती हैं? दोस्तों अगर देखा जाए सिंपल में, तो आपको पता होगा कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यदि वह दल-बदल का दोषी पाया जाता है, तो वह आयोग
अयोग्य घोषित माना जाएगा। दोस्तों हम अयोग्यता की बात कर रहे हैं ना कि योग्यता। ठीक दोस्तों, ये थी योग्यता। नीचे क्या है, दल बदल के आधार पे अयोग्यता। हम किसको अयोग्य मान सकते हैं, दल बदल निरोध कानून को लेकर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यदि वह दल बदल का दोषी पाया जाता है, अगर कोई भी मान लीजिए संसद सदस्य है, अगर वह दल विरोधी कानून के अंतर्गत पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित मान लिया जाएगा। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, कहा जाता है अगर वह मान लीजिए कोई सदस्य है, अगर वह स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल के टिकट पर उसे चुनाव मतलब चुना गया हो। जैसे मान लीजिए हम के बीजेपी ने हमको टिकट दिया, हम चुनाव लड़े और चुनाव में हम जीत गए। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम उस दल मतलब हम अपनी सदस्यता का त्याग करना चाहते हैं, अर्थात हम अपनी स्वेच्छा से उस राजनीतिक पार्टी का त्याग करना चाहते हैं जिस पार्टी से हम टिकट पाए थे, अर्थात चुनाव जीते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वह अपनी इच्छानुसार उस राजनीतिक पार्टी का त्याग करता है जिस दल से वो टिकट पाया था या जीता था, तो उस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि वह क्या है, संसद के सदस्य के योग्य नहीं है, अर्थात उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जब चुनाव आता होगा तो आपको जब कभी भी चुनाव का समय चल रहा हो, तो जैसे वर्तमान देखिए इलेक्शन यूपी का इलेक्शन होने वाला है, उसमें देखेंगे आप कई पार्टी के ऐसे-ऐसे मेंबर होंगे जो अपनी सदस्यता का परित्याग करेंगे, उनका स्थान भी रिक्त होगा। ठीक दोस्तों? तो ये सब जब चला गया तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको दल बदल के जो ना कानून है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत वो आपको बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। ठीक दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने इसको देखने का प्रयास किया। फिर अगर वह स्वेच्छा से अपनी मतलब अगर वो स्वेच्छा से किसी भी पार्टी का मतलब जिससे वो टिकट पाया था और जीता था, अगर वो अपनी स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है, तो ऐसे में क्या होता है, वह संसद के सदस्य के योग्य नहीं रह जाता, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों तीसरी बात हमको ध्यान देना है, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी राजनीतिक पार्टी है जिससे उसको टिकट मिला था। मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी ने मान लो किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया और फिर टिकट में मान लो वो जीत गया, तो वो राजनीतिक पार्टी का मेंबर हो गया, साथ ही साथ संसद का सदस्य भी हो गया। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजिए अगर जो राजनीतिक दल है, वो उनको निर्देश देती है, मतलब उनको निर्देश ये देती है कि आप उस मतलब क मान लीजिए कोई भी विधि या कोई भी विधेयक का कोई भी ऐसा मुद्दा होगा, जिन पर वो मना करेगा कि आप ऐसा मत करिए और वह उसके अगेंस्ट जाके कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि उन्हें मतलब उन्हें क्या होता है दल बदल के मतलब मतलब जैसे मान लीजिए उनके भाई विरुद्ध जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, सीधी सी बात है पता चलता है वो राजनीतिक पार्टी के सहयोग में नहीं है, राजनीतिक पार्टी विरोध में है, तो उन्हें भी क्या होता है, उन्हें भी अयोग्य घोषित मान लेता है राजनीतिक पार्टी के कहने पर। दोस्तों जो अंतिम पॉइंट हमको ध्यान देना है दल बदल के रूप में, वो ये है कि अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जैसे मान लीजिए अपना दल है सपोज़, कोई मान लीजिए निर्दलीय निर्दलीय है मतलब जिसका कोई मतलब जो बिना किसी दल के ऐसे ही खड़ा हो गया है, मतलब अपने व्यक्तित्व पर मान लीजिए वो चुनाव लड़ता है कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि मैं चुनाव लड़ूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। वह निर्दलीय क्या करता है, चुनाव लड़ता है बिना किसी दल के, वह चुनाव में कूदता है और मान लो वो जीत जाता है। फिर आने वाले कल में उसको जैसे मान लीजिए गठबंधन का सरकार होता है, फिर मिली-जुली सरकार होती है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे दिन क्या होता है कि जब वे किसी और दल के साथ मतलब किसी पार्टी से जब उनका गठबंधन हो जाता है या उनसे जुड़ाव उनका हो जाता है, तो ऐसे दिन क्या होता है उस पार्टी के सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन संसद की जो सदस्यता होती है, वो उनकी मतलब संसद के सदस्य के लिए योग्य वो नहीं रह जाते, मतलब उनको अयोग्य घोषित मान लिया जाता है। क्योंकि जब तक वो निर्दलीय थे, तब तक वो संसद सदस्य थे। लेकिन जैसे वो किसी सत्ताधारी या फिर अगेंस्ट में किसी पार्टी के अगर वो सदस्य बन जाते हैं, शामिल हो जाते हैं या मतलब सिंपल समझिए, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे उसे अयोग्य घोषित मान लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे चर्चा की। तो दल बदल के मतलब के आधार पे भी अयोग्य हम घोषित कर सकते हैं। दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि स्थानों का रिक्त होना, मतलब कि संसद में जो सदस्यों का स्थान रिक्त होता है, उसके पीछे क्या-क्या प्रावधान होता है। आइए हम संसद के सदस्य के रिक्त होने के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों को पता होगा कि दोहरी सदस्यता पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात आप मान लीजिए दोहरी सदस्यता से मतलब दोस्तों यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आप 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और आप दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो मतलब कि अब ऐसा तो नहीं कि अगर आप 2 जगह चुनाव लड़े हैं, तो आप 2 जगह की प्रतिनिधि आपकी मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप 2 जगह से अगर आपको टिकट मिला है, तो आप दोनों जगह चुनाव जीत सकते हैं। भाई चूँकि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो सिंपल सी वैसे मोदी ने क्या किया, 2 जगह से चुनाव दोनों जगह वो जीत गए। व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए हम 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 जगह से चुनाव जीत जाते हैं, तो स्थिति क्या होता है दोस्तों कि 10 दिन के भीतर हमको यह जानकारी देना होता है, मतलब अगर अगर हम 2 जगह से चुनाव जीते हैं, तो उसे 10 दिनों के भीतर यह जानकारी देना होगा।
ठीक दोस्तों, क्या देना होगा कि हम 2 जगह से चुनाव जीत लिए हैं, इसकी जानकारी उसको देना होगा और इसी आधार पे क्या होता है उनका मतलब एक जगह से उनको मान लिया जाता है। अगर वो जानकारी नहीं देते हैं दोस्तों, तो उनका दोनों का दोनों सीट जिन पर वो चुनाव लड़े थे, जहाँ से वो जीते थे, उनका दोनों का दोनों सीट क्या रद्द मान लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है? अर्थात वो इस आधार पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि दोहरी सदस्यता पर जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है कि आप केवल और केवल कितने भी जगह से आप जीते चुनाव, लेकिन आप केवल और केवल एक जगह के ही प्रतिनिधि कहलाएंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि वर्तमान मोदी जी कहाँ से हैं, वाराणसी से हैं। आपको पता होगा दोस्तों, और अयोग्यता एवं दल बदल के आधार पर, ठीक दोस्तों, अयोग्यता जो मतलब उनकी होगी वो अयोग्यता एवं दल बदल के आधार पर, ठीक है, मतलब कि दल बदल के आधार पर उनको हम अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपसे चर्चा किया ही, मतलब कि जो रिक्त हो, मतलब जो स्थान रिक्त है उसकी बात हो दोस्तों। पहला स्थान रिक्त कब होगा, मान लीजिए आपने 2 जगह से चुनाव जीत लिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्थान एक जहां से आप जीते हैं एक जगह से आपको मिल जाएगा, एक जगह से आपका रिक्त स्थान हो जाएगा। दूसरे स्थान पे अयोग्यता, या फिर मान लीजिए आप अयोग्य हैं, संसद का सदस्य बनने की योग्यता आपके अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी, दल बदल के आधार पे भी आपको, तो अब अगर आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे दल बदल के आधार पे, या फिर मतलब कि जो भी पागल या दिवालिया घोषित अगर आप हो गए हैं, या फिर जो भी प्रावधान बनाया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आपका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो वही इसकी बात कर रहा है। तीसरा दोस्तों, अब मान लीजिए कोई संसद सदस्य वह पद त्याग दे दे या त्याग पत्र दे दे, तो उस आधार पर भी स्थान रिक्त हो जाता है, स्थान खाली हो जाता है। फिर दोस्तों, एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना ही चाहिए, और हमेशा प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी ओडीआई एग्जाम में पूछता ही है, वनडे एग्जाम में, सॉरी दोस्तों। 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक अगर सदन में अनुपस्थित होने के कारण, अगर कोई भी संसद का सदस्य अगर वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, तो उसकी भी सदस्यता रद्द कर जाती है और उसे संसद में अयोग्य घोषित मान लिया जाता है। तो आपको इसको जरूर याद रखना दोस्तों कि 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक अगर हम सदन में अनुपस्थित हुए हैं, ठीक है, तो आपको सदन में क्या मान लिया जाएगा, अयोग्य घोषित मान लिया जाएगा, अर्थात आप संसद के सदस्य के रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, मान लीजिए कहीं से चुनाव लड़ते हैं और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, मान लो ये भी उससे संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय जाता है या न्यायपालिका या न्यायालय में जाता है, तो उसमें क्या होता है, यदि न्यायालय, जैसे मान लीजिए न्यायालय को ऐसा कुछ लगता है और वह क्या करे, जो चुनाव हुआ है वह उस चुनाव को अमान्य कर दे, मतलब उसको अमान्य कर दे, मतलब कि जो चुनाव हुआ है जहां से आप जीत कर आए हैं वह चुनाव मान्य नहीं है, शून्य घोषित कर दे। तो ऐसे दिन क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए जिस जिस सदस्य के प्रति ऐसा किया गया है, तो वह चूंकि वो क्या है, अब न्यायालय निर्णय से वो असंतुष्ट है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके बारे में भी बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है, तो मतलब असंतुष्ट व्यक्ति को मतलब मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया कि ऐसा है कि वो चुनाव अमान्य है और आप उस पद पे मतलब चुनाव जो आप जीत कर आए हैं उसको मैं शून्य घोषित करता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि असंतुष्ट व्यक्ति हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रखता है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई भी निर्णय अगर उसके खिलाफ सुनाया है, मतलब उसके चुनाव को लेकर जो अमान्य घोषित या शून्य घोषित किया है, तो वैसे में क्या होता है कि जो व्यक्ति असंतुष्ट है वह, हम आपने अभी हाल ही में देखा था मुंबई महाराष्ट्र को जब सरकार बन रही तो उसमें काफ़ी ऐसे मामले देखने को आपको मिले होंगे उद्धव ठाकरे को लेके कि मामला हाई कोर्ट जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बहुत सारे विवाद आपको देखने को ऐसे मिलते रहते हैं अक्सर न्यूज में। तो वही बात यहाँ हो रही है कि अगर असंतुष्ट व्यक्ति को हाई कोर्ट के निर्णय के, अगर वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा सकता है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में उसको जाने का अधिकार दिया गया है अगर वह असंतुष्ट है उन निर्णयों से। तो दोस्तों एक बात और आपको होना चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है, तो भी आपका पद रिक्त हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमको जानना है संसद की सदस्यता को लेकर, वो ये जानना है कि यदि आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई संसद सदस्य मान लीजिए है वह राष्ट्रपति बन जाए, संसद मतलब आपका ये ऐसा नहीं कि संसद मतलब कि वो लोकसभा की बात हो रहा है, लोकसभा के भी सदस्य की बात हो रही है और राज्यसभा के सदस्य की भी बात हो रही है। मान दोस्तों कोई भी सांसद है वह राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो जाता है या उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो जाता है या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है, ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता क्या होती है, रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है। क्योंकि भाई एक पद भाई चूंकि आपको पहले ही पता है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एक बार में आप एक ही नहीं पद ले सकते हैं अगर आज, ठीक है। अब भाई से हम एक एज ए सांसद हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एज ए सांसद हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एज ए सांसद हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भाई हम बन सकते हैं, ठीक। तो आपको पता होगा
आपकी एग्जाम्पल है, कई बार सांसद बन चुके हैं आपके आदित्यनाथ योगी जी, आपको पता होगा वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक दोस्तों, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का पद ग्रहण करने में भी क्या होती है, हमारी सदस्यता रद्द हो जाती है। हाँ ना दोस्तों, उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया। मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है और उसको सदन ने निष्कासित कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निकाल दिया हो, तो ऐसे में क्या होता है, उनकी सदस्य मतलब उनका जो स्थान होता है वह रिक्त हो जाता है, उसको खाली माना जाता है। दोस्तों ये थी कुछ स्थानों की रिक्तता से संबंधित प्रावधान, हमने योग्यता देखा। अब हम दोस्तों देखेंगे शपथ और प्रतिज्ञा की। जो संसद के सदस्य होते हैं वो किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों को पता होगा कि राष्ट्रपति या मतलब कि पहली बात राष्ट्रपति होना चाहिए। जो संसद सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष क्या करते हैं, राष्ट्रपति समक्ष बना वो शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष भी शपथ प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। अर्थात से मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है, राष्ट्रपति ना होकर या राष्ट्रपति के द्वारा जिसे नियुक्त किया गया होगा इनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए, तो वे उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है और वे उनके समक्ष क्या करते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं और साथ ही साथ उस पर हस्ताक्षर भी करते हैं संसद के सदस्य के रूप में। दोस्तों ये थी उनकी शपथ और प्रतिज्ञा। अब दोस्तों बात आएगी उनके वेतन और भत्ते को लेकर, उनको वेतन और भत्ते संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अगर हम वेतन और भत्ते में प्रावधान की बात करेंगे तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार होता है। मतलब संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, मतलब संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, उनके जो सदस्य होते हैं संसद द्वारा उनको निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। अर्थात संसद उनको उनके लिए जो भी वेतन या भत्ते का निर्धारण करेगी, व्यवस्था करेगी, उन्हीं वेतन या भत्ते के लिए क्या होंगे, अधिकारी होंगे, अन्य के लिए नहीं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमको चर्चा करना चर्चा वो है कि संविधान में इनके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। आपको पता होगा कि किसी भी संसद के सदस्य, जो भी संसद के सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा के, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। लेकिन फिर भी संसद क्या करता है, संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। ठीक है, जबकि संविधान प्रावधान नहीं है, फिर भी लेकिन संसद को लगता है कि हमें अपने सदस्यों को पेंशन देना चाहिए। हो सकता है उनकी सैलरी को लेकर चूंकि ऐसी विवाद रहता है, सैलरी उनका बहुत कम होता है, हो सकता है पेंशन का प्रावधान किया गया होगा, लेकिन संविधान में इनके लिए कोई पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या संसद सदस्यों के लिए संविधान में पेंशन संबंधी प्रावधान किया गया, नहीं किया गया, लेकिन फिर भी संसद क्या करता है, अपने संसद सदस्यों को पेंशन का प्रावधान करता है। दोस्तों एक बात और आपको पता होना चाहिए कि 1976 में सदस्य हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। मतलब 1976 से ऐसा हो गया कि जितने भी सदस्य हैं आपके सदन के, उन्हें हर 5 वर्ष की अवधि तक क्या होता है, पेंशन की व्यवस्था संसद द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो वेतन और भत्ते संबंधित थी। दोस्तों आपको एक बात और जानना है वेतन और भत्ते को लेकर। 1953 में एक अधिनियम बनाया जाता है संसद के अधिकारियों को लेकर, जैसे कि महान्यायवादी हो गए और भी अन्य अधिकारी हैं जो संसद के लिए कार्य करते हैं, समिति के अधिकारी हो गए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1953 में संसद के अधिकारियों को लेकर के लिए कुछ मतलब वेतन और भत्ते संबंधी अधिनियम बनाते हैं कि उनके लिए क्या वेतन होगा, उनके लिए क्या भत्ते, मतलब वेतन भत्ते संबंधी क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, उनके लिए एक प्रावधान बनाया गया। किसके द्वारा, 1953 के वेतन भत्ते अधिनियम के द्वारा। अर्थात उसमें कहा गया कि 1953 में एक वेतन भत्ता अधिनियम होगा जो पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद ने अपने संसद के अधिकारियों के कि क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, उसका निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ 1954 में संसद ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम की बात करता है। अधिकारियों के लिए पेंशन की बात नहीं कही गई है दोस्तों संसद के द्वारा, जबकि 1954 में संसद सदस्य को वेतन भत्ता एवं पेंशन की बात की गई है। पेंशन जबकि संविधान में ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उनको पेंशन का प्रावधान किया गया है संसद के द्वारा। दोस्तों ये थी कुछ हमारी प्रमुख बातें जो वेतन और भत्ते संबंधित थी। प्रश्न कभी-कभी वेतन और भत्ते को लेकर पूछ लेता है, तो आप इसको लेकर तैयार रहिएगा। साथ ही साथ शपथ किसके समझ लेता है, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उनके लिए उनको। दोस्तों हम चर्चा करते हैं अब संसद के पीठाधिकारी। जो संसद के पीठा मतलब होता है कि जो संसद की कार्यवाही का संचालन करते हैं, प्रमुख वक्ता होते हैं और जो पूरा मतलब कि पूरे विधि के उनका मतलब क्या होता है, अपना वर्चस्व होता है। आइए उन्हीं के पीठाधिकारियों की हम बात करते हैं। तो संसद के जो पीठाधिकारी होते हैं दोस्तों, अगर हम लोकसभा बात करेंगे तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक। और अगर हम राज्यसभा बात करेंगे तो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब हम क्रम से इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा करता क्या है, उनकी उनकी शक्ति कार्य क्या होते हैं, फिर उपाध्यक्ष क्या करता है, और फिर सभापति क्या करते हैं और उपसभापति क्या करते हैं, उनकी कार्य शक्ति क्या है संसद या सदन के संदर्भ में। आइए हम उन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, पहले उनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति जो होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। मतलब राष्ट्रपति को यह जिम्मेवारी मिली है कि वह लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण करेगा कि किस दिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव की जो तारीख होती है वह राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। पहली बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह चुनाव जीतने के बाद, मतलब चुनाव हो संपन्न होता है तो चुनाव के बाद प्रथम बैठक के पश्चात, अर्थात प्रथम बैठक के पश्चात सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बाहर से कोई चुनकर दोस्तों नहीं आता, इसमें आपको याद रहना चाहिए। मतलब जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो मतलब उनका जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक के बाद, मतलब जब प्रथम बैठक संपन्न होती है तो प्रथम बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के बीच से, मतलब जो उपस्थित सदस्य रहते हैं उन्हीं के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, अर्थात जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। दोस्तों, एक बात आपको और पता होना चाहिए कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसी अन्य सदस्य को चुना जाता है। जैसे मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है, अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, रिक्त हो सकता है, आगे बताऊंगा किन आधारों पर अध्यक्ष का पद रिक्त होता है। मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उन्हें, मतलब किसी अन्य सदस्य को भी उनके स्थान पे चुना जाता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। मतलब आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल, लोकसभा का जो जीवन काल होता है, कार्यकाल, जीवन काल मतलब कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जो लोकसभा के स्पीकर होता है वह 5 साल तक या जीवन काल तक धारण अपने पद को पर बना रहता है। लेकिन उसका पद 3 मामलों के कारण पहले भी समाप्त हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि जो लोकसभा के जो स्पीकर का पद है वह 5 साल से पहले या 3 मामलों में क्या होता है, मतलब जो 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, उसके पूर्व भी वो 3 कारणों से क्या हो सकते हैं, अपने पद से हट सकते हैं। पहला दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए सदन का सदस्य वो नहीं है, फिर भी उनको स्पीकर बना दिया गया है, तो ऐसे में क्या होता है उनको, तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों उनका जो पद है वह समाप्त हो सकता है। दूसरा दोस्तों, यदि वह पद का त्याग कर दें, जैसे मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है, आपको एक बात आपको बता दूं कि जैसे हम अपने पद का त्याग करते हैं, ठीक है, अगर हम त्याग पत्र देते हैं तो त्याग पत्र के मामले में दोस्तों आप 2 बात याद रखिएगा कि जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है वह डिप्टी स्पीकर को, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, इस्तीफा देता है, और जो आपका उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष को अपना इस्तीफा या त्यागपत्र देता है। इसको अब उनका एक दूसरे को अपने में ही क्या होते हैं, मामला निपटा लेते हैं। तो यदि वह पद का त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे तो ऐसे में क्या होता है, उसका जो पद होता है वह भी समाप्त हो जाता है। तीसरा दोस्तों आपको कारण यह है कि 14 दिन पूर्व, मतलब कि जैसे मान लीजिए सदन के सदस्यों के द्वारा उनको हटाने के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि मतलब संसद की व्यवस्था उनसे नहीं संभाली जा पा रही है, उनको हटाना चाह रहे हैं, मतलब लोग संसद में, मतलब कि संसद के जो सदस्य हैं वो किसी प्रकार से उनसे संतुष्ट नहीं है। तो क्या होता है कि 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ता है। आपको पता होगा राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी जो प्रावधान लाया गया था उसमें भी उनको 14 दिन का सूचना देना पड़ता है। इसमें दोस्तों 14 दिन पूर्व लोकसभा स्पीकर को यह सूचना देना होगा कि हम आपके खिलाफ क्या, मतलब हम आपको हटाना चाहते हैं, मतलब आपको आपके पद से हम रिमूव करना चाहते हैं, ऐसी सूचनाओं को देना होगा। ठीक दोस्तों, लेकिन उसके लिए दोस्तों 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो तत्कालीन समस्त सदस्य, मतलब जो उसमें से जो तत्कालीन सदस्य होंगे, विशेष बहुमत पारित करके क्या कर सकते हैं, मतलब कि उस संकल्प उन्होंने पारित किया है लोकसभा के स्पीकर को लेकर, वो क्या कर सकते हैं कि तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत पारित, मतलब विशेष बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से मुक्त कर सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख बातें जो अध्यक्ष मतलब कि जो लोकसभा के स्पीकर से संबंधित थी। दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर, आइए चर्चा करते हैं। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है, जैसे मान लीजिए हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं और हमारा जो विचार है वह क्या है, मतलब कि संकल्प जो है अभी पारित नहीं हो पाया है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों
कि जो अध्यक्ष के पीठासीन मतलब कि वो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वह पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा, मतलब लोकसभा के इस अध्यक्ष के रूप में मतलब पीठासीन अधिकारी रूप में काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए, लेकिन लोकसभा में उसे बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। लोग पीठासीन अधिकारी रूप में तो वो काम नहीं करेंगे, चूंकि उनके प्रति क्या है, विशेष मतलब संकल्प पारित किया गया, विचाराधीन है, उनको हटाने संबंधी प्रावधान। तो जब उनके प्रति हटाने के लिए अगर कोई संकल्प लाया जाएगा तो वो पीठासीन अधिकारी रूप में काम नहीं करेंगे, लेकिन वे लोकसभा में उनको बोलने का अधिकार होगा, लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। दोस्तों साथ ही आपको बात और पता होना चाहिए कि मत देने का भी अधिकार होगा भाई, चूंकि पद सदस्य तो रहने पीठासीन अधिकारी, तो मत देने का अधिकार तो होगा, लेकिन जो बराबर मत होने की दशा में उनको मत देने का अधिकार नहीं, मतलब जो पीठाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि भाई जो अगर आप पीठाधिकारी रहेंगे तो आप मत दे, पहले बार तो मत देंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर सदन में मत बराबर हो गया तो वह अपने विवेक का प्रयोग करके मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक वही बात यहाँ कहा गया है कि जब वो उनके प्रति मतलब हटाने संबंधी अगर संकल्प विचाराधीन है तो फिर उनको पीठाधिकारी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सदन में बोलने का उनको अधिकार होगा, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, साथ ही साथ मत देने का अधिकार होगा, लेकिन बराबर की स्थिति में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी लोकसभा अध्यक्ष की कुछ बेसिक बातें। अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति और कार्य क्या होते हैं, मतलब वह कौन कौन से कार्य और शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं जो वो संसद की लोकसभा के स्पीकर में वो कार्य करते हैं। दोस्तों आपको पहली बात पता होना चाहिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा वह उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख होता है, मतलब जो लोकसभा है, लोकसभा और जो उसके जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका कौन होता है, वो प्रमुख होते हैं, ठीक है, चीफ होते हैं। साथ दोस्तों आपको वह सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकारों का विभाग होता है, मतलब गार्जियन, मतलब संसद के जो सदस्य हैं वे अपनी शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका गार्जियनशिप, उसका विभाग कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, मतलब लोकसभा के स्पीकर ही है जो संसद के सदस्यों को, मतलब कि जो लोकसभा के सदस्यों को शक्तियों विशेषाधिकार देने का काम करता है। दोस्तों एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है, जो मुख्य प्रवक्ता होता है वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। साथ ही साथ संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अगर संसदीय मतलब संसद संबंधी कोई अगर मामला होगा तो अगर उस पर कोई निर्णय संबंधी प्रावधान होगा तो वह लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही क्या होगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा। दोस्तों एक और शक्ति है, और आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं लोकसभा के स्पीकर को लेकर। दोस्तों एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जब लोकसभा विघटित होती है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया हो, लोकसभा भंग हो गया हो, दोस्तों जब लोकसभा भंग होती है या विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, मतलब कि जो अध्यक्ष मतलब कि उसमें जो तत्कालीन अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि जो डिप्टी वो स्पीकर के पद पे जो होते हैं लोकसभा में, तो मान लीजिए कभी क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा भंग हो गया, ठीक है, लोकसभा का विघटन हो गया, तो उस समय भी दोस्तों क्या होता है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वे अपने पद का मतलब अपने पद का त्याग नहीं करते, पद नहीं छोड़ते हैं, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करते हैं। जब तक नई लोकसभा की बैठक संपन्न नहीं होती है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा दोस्तों को जानना यह है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, मैंने कई बार से चर्चा किया है कि जो संयुक्त बैठक होती है, जो ज्वाइंट सेशन होता है, उसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ज्वाइंट बुलाया गया। तो मान लीजिए साधारण बहुमत को लेकर अगर दोनों सदन के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के बीच एक संयुक्त बैठक की बुलाया जाता है। अब जो संयुक्त बैठक होता है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। आपके मन में प्रश्न कई बार आता होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ही क्यों उसकी अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि दोस्तों को पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन संसद की किसी भी कार्यवाही में हिस्सेदारी उनकी नहीं होती है, ठीक है। अब चूंकि जो लोकसभा है वह बड़ा सदन है और बड़े सदन का नेतृत्व करता है लोकसभा के स्पीकर, यही वजह है कि कुछ बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो लोकसभा में ही तय किए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा के स्पीकर द्वारा ही तय किया जाता है। साथ दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए कि सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है। जैसे मान लीजिए सामान्य स्थिति है तो उसमें भी लोकसभा के स्पीकर को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ वाले हाँ बोले, ना वाले ना बोले। आपके मन में बहुत, अभी ओम प्रकाश बिरला जी वर्तमान में क्या है लोकसभा के स्पीकर, वो कहते हैं हाँ वाले हाँ बोले ना। मान लीजिए किसी भी बिल पर उनको, मान लीजिए कोई बिल है उस पर मत देना है तो उस स्थिति में क्या होता है, मत देने का अधिकार किसको होता है। जैसे मान लीजिए हाँ वाले हाँ बोले, ना मतलब हाँ वालों की संख्या 50, ना वालों की संख्या 50, 50-50 अगर मत बढ़ गए हैं तो जो अब लोकसभा की स्पीकर तय करेगा कि हमको किसकी ओर अपने मत का प्रयोग करना है। दोस्तों एक बात और, गणपूर्ति या कोरम, 1/10 भाग सदस्य के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार होता है लोकसभा स्पीकर को। जैसे मान लीजिए
सदन में अगर 1/10 सदस्य, मतलब आप कह सकते हैं मान लीजिए 550 सदस्य होते, 550 का 10वां हिस्सा, अर्थात लगभग 55 सदस्यों, अगर 55 सदस्य सदन में क्या है अगर अभाव है, अगर 55 सदस्य भी सदन में क्या है उपस्थित नहीं, कोरम की पूर्ति नहीं हुई है, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इनको स्थगित, मतलब उस सदन को स्थगित कर जाता है। इनका अधिकार किसको होता है, लोकसभा के स्पीकर को। हमने आपको जब संविधान संशोधन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था गणपूर्ति को लेकर काफी चर्चाएं थी, 42वें और 44वें संविधान संशोधन को लेकर, ठीक है, तो उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों। अर्थात गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार किसको होगा, लोकसभा के स्पीकर को होगा। फिर दोस्तों सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा का की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्व उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अब दोस्तों मतलब जो सदन के भीतर, सदन के अंदर क्या होता है, भारत के संविधान, मतलब भारत के संविधान को लेकर कोई बात हो, लोकसभा की प्रक्रिया को लेकर कोई बात हो, तथा कार्य का संचालन, जो कार्य संचालन नियम होता है उनको लेकर कोई बात हो, तथा संसदीय पूर्व उदाहरण, संसदीय पूर्व मतलब होता है दोस्तों कि जो संसद की परंपरा चली आ रही है उनके उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। मतलब लोकसभा स्पीकर होता है, भारत के संविधान को ध्यान रखते हुए लोकसभा की प्रक्रिया को तय करना, कार्य संचालन के नियम बनाना, साथ ही साथ जो संसदीय पूर्व मतलब होता है कि जो संसद की परंपरा चली आ रही है उसके आधार पे अपने अंतिम व्याख्या को वो, मतलब अपने अंतिम निर्णय को तक वो पहुंचने का काम करता है। ठीक दोस्तों, तो अंतिम व्याख्याकार कौन होता है दोस्तों, अंतिम व्याख्याकार होता है लोकसभा का स्पीकर। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सदन के नेता के आग्रह पर, सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता। अब सदन का नेता कौन होता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, ठीक है, या फिर उसके स्थान पे जो अन्य नेता बने रहते हैं। तो सदन के नेता के आग्रह पर, जैसे हमारे सदन का नेता उनसे आग्रह करता है कि वह उनके साथ कुछ मतलब किसी मसले पर चर्चा करना चाहता है, तो आपको पता होगा कि सदन के नेता के आग्रह पर जो लोकसभा के स्पीकर है वह एक गुप्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। लेकिन उस गुप्त बैठक में दोस्तों क्या होता है कि जब गुप्त बैठक की जाती है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी सदन के लीडर के साथ लोकसभा के स्पीकर किसी भी मसले पर चर्चा करता है तो उसे हम गुप्त बैठक कहते हैं। और जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी अनजान व्यक्ति हो, उसे चैम्बर या मतलब कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसके चैम्बर या गलियारे में जाने के वर्जित किया जाता है, मतलब जाने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात जाने का अधिकार नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर, मतलब अध्यक्ष जिसको अनुमति दिया होगा कि इस गुप्त बैठक में वही व्यक्ति आ सकते हैं जिसको अध्यक्ष क्या किया होगा, मतलब अनुमति, जिसको अध्यक्ष की अनुमति मिली होगी, भैया आप आ सकते हैं उस गुप्त मतलब की बैठक के दौरान, तो वह व्यक्ति जा सकता है। बाकी किसी भी अन्य व्यक्ति को या किसी भी अनजान व्यक्ति को उस चैम्बर या गलियारे में जाने का अधिकार नहीं होता जब तक कि उसको लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या हो, अनुमति ना मिली हो। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा याद करिएगा। दोस्तों आपको पता होगा अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। मतलब दोस्तों जो धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है वह विधेयक कब धन विधेयक माना जाएगा, जब तक कि उसकी पुष्टि कौन नहीं करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मतलब लोकसभा के स्पीकर जब तक ये नहीं पुष्टि कर देगा कि यह विधेयक धन विधेयक नहीं है, तब तक वह विधेयक धन विधेयक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप रखिएगा कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, और उसका जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा, मतलब धन विधेयक को लेकर वह जिस निर्णय तक पहुंचेगा वह निर्णय लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अंतिम निर्णय माना जाएगा। दोस्तों एक बात और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला जो विधेयक है वह अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। अर्थात जो जिस भी धन विधेयक को लेकर, मतलब कि जब तक कि लोकसभा का स्पीकर धन विधेयक को सत्यापित नहीं कर देगा तब तक वह विधेयक ना तो राज्यसभा में सिफारिश लिए जाएगा और ना ही राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। अर्थात अगर धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए या राज्यसभा में सिफारिश लिए भेजा जाता है तो उसको सत्यापित कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। अर्थात लोकसभा के स्पीकर ही सत्यापित करेगा कि यह धन विधेयक है और तभी जाकर उसको क्या कहा, या तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा और फिर राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जो अगला पॉइंट दोस्तों वो है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निपटारा करता है। जैसे मान लीजिए जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह लोकसभा के किसी भी सदस्य की
अयोग्यता को लेकर प्रश्न, मतलब अयोग्यता से जो प्रश्न होते हैं उसका निपटारा करता है। दल बदल के वो और किन आधारों पे करता है वो, तो जो दल बदल जो कानून हमारे यहाँ लाया गया है 10वीं अनुसूची के तहत, उसके आधार पे वो क्या करता है, किसी भी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निपटारा करता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1992 में कहा गया, मतलब 1992 में इसी दल बदल के उपबंध में जो कि लोकसभा का अध्यक्ष जो निर्णय ले रहे हैं उनके मतलब की अयोग्यता को लेकर, तो 1992 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1992 में कि अध्यक्ष के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब कि जो किसी भी सदस्य के सिफारिश को लेकर चर्चा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अध्यक्ष के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों एक बात आपको और पता होना चाहिए कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है। मतलब लोकसभा की जितने भी संसदीय समितियां हैं, आप मैक्सिमम समिति को जानते होंगे आप, तो लोकसभा के हम आगे चर्चा करेंगे वे कौन-कौन समितियां हैं, ठीक है। तो लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है, उनकी समय-समय पे जाँच भी पड़ताल भी करता रहता है। दोस्तों तो ये थी बातें। दूसरा दोस्तों आपको पता होगा जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है, नियम समिति का अध्यक्ष होता है और सामान्य प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष होता है। तो प्रश्न भी आपसे कई बार वनडे में पूछा है कि बताइए नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो स्वयं लोकसभा का स्पीकर होता है, कहाँ का, नियम समिति का अध्यक्ष। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि विशेष बहुमत के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। मैंने आपसे चर्चा भी किया था कि उनके हटाने का जो प्रावधान है उसके लिए 14 दिन पहले सुनाई जाती है, फिर विशेष बहुमत के द्वारा उनको उनके पद से हटा सकता है संकल्प पारित करके। फिर दोस्तों कम से कम 50% समर्थन होना चाहिए अगर उनको हटाना है तो। साथ ही साथ दोस्तों अध्यक्ष के कार्यों आचरण की आलोचना नहीं की सकती। मतलब जो लोकसभा का स्पीकर है उनके उनके कार्य को लेकर अगर हम उनकी ना तो निंदा कर सकते हैं, ना तो आलोचना कर सकते हैं। ठीक है? तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके कार्यों को लेकर या कार्य हो, चाहे उनकी आचरण को लेकर कोई भी आलोचना नहीं की जाएगी संसद में। ठीक है? फिर संसद या संसद के बाहर जो भी निर्णय बोलेंगे लोकसभा के स्पीकर उस पर उनके कार्यों को लेकर या उनके आचरण संबंधी कोई भी आलोचना नहीं की जाएगी, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो संसद के बाहर की बात हो। तो दोस्तों कुछ ये भी बातें याद रखिएगा। फिर साथ ही साथ दोस्तों जो अध्यक्ष की व्यवस्था होती है, मतलब जो विधायी संबंधी या संसद संबंधी जो भी व्यवस्था है, वह उसकी शक्ति अध्यक्ष को दी गई है और व्यवस्था से जो शक्ति है उस पर न्यायालय क्षेत्र से क्या उसको बाहर रखा गया। आपको पता होगा कि संसद का अपना एक विशेषाधिकार है 105 के तहत और उसमें उसके विशेषाधिकार को न्यायालय क्षेत्र से क्या किया गया है, बाहर किया गया है। हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है। दोस्तों कभी-कभी होता है कि जो लोकसभा के स्पीकर होता है उसके वरीयता क्रम को लेके प्रश्न पूछ लेता है कि जो लोकसभा के स्पीकर होता है वह भारत के जो उच्च पद दिए गए हैं उसपे वरीयता क्रम में लोकसभा स्पीकर किस स्थान पे आता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वरीयता क्रम में जो आपका लोकसभा के स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद इनका स्थान आता है। अर्थात 6वें स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश को और साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर रखा गया है। अर्थात पहले अगर हम वरीयता की बात करेंगे तो 6वें स्थान पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएँगे और 7वें स्थान पे देखा जाए तो आपके कौन है, लोकसभा के स्पीकर को रखा गया। लेकिन क्रम अगर एक ही स्थान देखेंगे तो दोनों को एक ही साथ रखा गया है, सीजीआई प्लस आपका लोकसभा स्पीकर। दोस्तों आपके मन में वरीयता क्रम होता क्या है? वरीयता मतलब होता है जो सबसे, जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, पदों के आधार पर उनको वरीयता उनको दिया गया, तो पहले स्थान में आपके आ जाएंगे राष्ट्रपति, फिर आपके आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे आ जाएंगे आप कौन, आपके दोस्तों प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से फिर आपके कौन हो जाएंगे, उप प्रधानमंत्री, मतलब राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे, फिर आपके हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से क्या किया गया है, पदों का बंटवारा किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मतलब इनके लिए कहा जाता है जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, मतलब भारत में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, उनके मंत्रियों से भी ऊपर इनको वरीयता क्रम में रखा गया है। तो इसको भी आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, समझिएगा। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो लोकसभा स्पीकर से संबंधित था। कल हम संसद के भाग 3 में चर्चा करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, फिर प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, साझा उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और फिर अन्य क्षेत्रों में भी हम चर्चा करेंगे संसद संदर्भ में। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होगा लेकिन पेशेंस रखिएगा,
एक बार पढ़ लो, एक बार ऐसा पढ़ो, फिर दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता हमको ना पड़े। ठीक है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करिए, चीज़ों को समझिए, दिक्कत होता है 1-2 बार सुनेंगे वीडियो को, देखेंगे, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा यह सीरीज़। देखते रहिए और इसी ऊर्जा और जोश के साथ अपने पढ़ाई को आगे लेकर चलें आप। उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, संसद के नेक्स्ट भाग के साथ। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को भेजिए जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।